हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको जैसे पता ही है कि आपके जो बीए सेकेंड ईयर है उसका चैप्टर फर्स्ट सेकंड सेम का आपका शुरू हो चुका है और उसमें आपको मैं 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। जयप्रकाश नारायण का जो जीवन इतिहास है वो पार्ट 1 में करने के बाद एक 16 नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक विचार, वो 15 पॉइंट्स, और उसके बाद जो है सर्वोदय संबंधी जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे, ये मैं आपको टोटल 4 वीडियोस में आपको ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आप पहले वो चारों पार्ट्स देख लें, जयप्रकाश नारायण चैप्टर 1 से रिलेटेड पार्ट्स। अब हम एक अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि है जयप्रकाश नारायण का दल विहीन लोकतंत्र। हालांकि आप राजनीतिक विचारों में इसको बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि क्यों जयप्रकाश नारायण एक दल विहीन यानी कि बिना दल का लोकतंत्र चाहते थे। यहाँ पर जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि जयप्रकाश नारायण जो हैं वो शुरुआत से ही दल के विरुद्ध थे। ऐसा नहीं है, उन्होंने स्वयं भी बहुत सारे ऐसे दलों का निर्माण किया, जैसे कि मैं पहले भी भूमिका में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि उन्होंने जो है सब अगर दलों की बात करें तो जैसे कि उन्होंने 1952 में प्रजा समाजवादी दल की स्थापना की थी। जनता पार्टी का भी गठन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसने आगे जाकर गैर कांग्रेसी सरकार बनाई थी 1977 में। वो दलों के पूरी तरह से खिलाफ नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे भारतीय स्वतंत्रता के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि दल जो है बहुत सारी त्रुटियों से भरपूर गए हैं। जैसे कि उनमें वो सिद्धांतहीन हो गए हैं, भ्रष्टाचार फैल गया है, सांप्रदायिकता को फैला रहे हैं। ये जो दल जिस लोकतंत्र के लिए बनाए गए थे, उन्होंने लोकतंत्र न रहकर दल तंत्र बना दिया है देश को। राजनीतिक अस्थिरता लेकर आते हैं, राजनीतिक अनैतिकता लेकर आते हैं, अपराधों को बढ़ावा देते हैं, जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। इस तरह से वो बहुत सारे लोकतंत्र में बुराइयों का कारण राजनीतिक दलों को मानते रहे हैं। अब हम जैसे राजनीतिक दल वास्तव में वो क्यों बुरा मानते हैं, राजनीतिक दल सही क्यों नहीं है, इसके लिए मैं भूमिका ऑलरेडी आपको पार्ट 1 में बता चुकी हूँ। 2 परिभाषाएं मैंने आपको बताई हैं, वो लिखने के बाद हम दल रहित लोकतंत्र संबंधी उनकी जो विशेषताएं हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर आते हैं। तो पहला है दल जो है वो नैतिक लोगों के जो है नैतिक चरित्र का पतन कर रहे हैं। खासतौर पे दल के जो कार्यकर्ता है उनका नैतिक चरित्र का पतन हो गया है, क्योंकि ये जो राजनीतिक दल है इनका जो आधार है वो जो है सत्ता प्राप्त करना है। वो जो है सार्वजनिक हितों के लिए यानी कि पूरे देश के हित या जनता के हित के लिए काम नहीं करते, बल्कि वो सिर्फ अपने दल के हितों के लिए या नेताओं के हितों के लिए या स्वार्थों के लिए ही काम करते हैं। इस तरह से जो लोकतंत्र का वास्तविक आधार जनता है वो ना होकर दुर्भाग्य से जो है दल हो गए हैं। जनता को लोकतंत्र में उचित स्थान प्राप्त नहीं करने देते ये दल। इन दलों की वजह से है खुलकर पैसा खर्च होता है, इलेक्शंस में लोगों के मत खरीदे जाते हैं, लोगों को लालच दिया जाता है। लोग जो है अपनी इच्छा से मत नहीं डाल पाते हैं, किसी लालच में आकर भटक कर मत डालते हैं। ये सब क्या है, नैतिक जो चरित्र है वो पतन कर रहे हैं आम लोगों का। तो नैतिक दृष्टि से गिरे हुए लोग जब राजनीति में आते हैं तो वहाँ पर भ्रष्ट साधनों का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे में जो क्या है, ये दल के जो कार्यकर्ता है वही नैतिक चरित्र का पतन नहीं कर बैठे हैं, बल्कि वो जनता का भी नैतिक चरित्र का पतन कर रहे हैं धीरे धीरे। अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं, तो ये है कि ये राजनीतिक दल जनता को भी बांट रहे हैं। कैसे बांट रहे हैं? विभिन्न वर्गों के आधार पर, धर्म, नस्ल, जाति, भाषा, रंग, संस्कृति आदि के आधार पर लोगों को आपस में बांट रहे हैं, उनमें आपसी तनाव पैदा कर रहे हैं, और यही तनाव जाकर आगे जाकर दंगे का रूप ले जाता है। तो इस तरह से जो दंगे हैं ये लोगों के लिए बुरे हैं, लोकतंत्र के लिए बुरे हैं, लोकतंत्र को भ्रष्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से भी वो राजनीतिक दलों की जयप्रकाश नारायण विरोध करते हैं और चाहते हैं कि ये दल खत्म हो जाए और भारत जो है वास्तविक लोकतंत्र बने। फिर उसके बाद कहते हैं कि दलीय राजनीति का बोलबाला बहुत अधिक बढ़ गया है।
कि इस लोकतंत्र में, जो भारत का लोकतंत्र है, इसमें जनता का शासन होना चाहिए। ये ना होकर आज के समय में दलों का शासन हो गया है। जो जनता द्वारा चुने गए लोग हैं, जो आगे भेजे गए हैं जनता के द्वारा, वो शासन न करके ये दल ही काम करते हैं। चुने हुए जो लोग हैं वो दल के आदेशों का पालन करते हैं। दल में कुछ शक्तिशाली लोगों का वर्चस्व होता है जो पूरे देश के लिए फैसले लेते हैं। तो इस तरह से जनता का शासन न होकर दल मात्र का शासन हो गया। तो एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी इस चीज़ को कि जनता अपने जिन प्रतिनिधियों को आगे चुनकर विधानमंडलों में भेजती है, संसद में भेजती है, वो लोग आगे जाकर जनता की इच्छा का पालन नहीं करते, बल्कि अपने जो दल में मेन लोग होते हैं उनकी इच्छाओं का पालन करते हैं, यानी कि दल की इच्छाओं का पालन करते हैं, ना कि जनता की। ये राजनीतिक दल में शामिल होने के कारण उन्हें दलीय नियमों का, आदेशों का पालन करना पड़ता है, ना कि वो जनता के सेवक के रूप में काम करें। अगर मान लीजिए वो इन दल के आदेशों और नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें बागी कहला दिया जाएगा। राजनीतिक दल जो है, राजनीतिक दलों को छोड़ने के लिए ऐसे लोगों को मजबूर कर दिया जाएगा, ऐसे नेताओं को मजबूर कर दिया जाएगा जो कि जनता के द्वारा चुने हुए हैं, परंतु दल की इच्छाओं का पालन न करने की वजह से वो दल के विरुद्ध या बागी कहलाए हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो दल होते हैं इनमें कुछ छोटे शक्तिशाली समूह बन गए हैं। जैसे कि अगर कांग्रेस में देखें तो 2-3 लोग हैं, बीजेपी में देखें तो 2-3 लोग हैं जिनके आदेशों का पालन पूरे देश के बीजेपी या कांग्रेस के नेताओं को करना पड़ता है। तो इस तरह जो जनता के नाम पर शासन करता है और लोकतंत्र एवं स्वशासन को ये लोग भ्रम फैलाते हैं और जनता को फेड़ के सामान लेते हैं लोकतंत्र में। इस तरह से ये लोकतंत्र का ना होकर दल तंत्र बन गया है। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो सामाजिक कल्याण की कम संभावना होती है इन दलों की वजह से। ऐसा क्यों कहा गया है कि राजनीतिक दलों द्वारा ऐसी नीतियों का निर्माण किया जाता है जो केवल उस दल के हितों का पूरा करें, न कि समाज, न कि देश के कल्याण की बात करें। राजनीतिक दल जो है, क्योंकि मैं एक बार बार रिपीट कर चुकी हूँ कि कुछ दल जो होते हैं, दलों में कुछ लोगों का जो है वर्चस्व होता है। वो जो निर्णय लेंगे, जो वो डिसीजन लेंगे, वो कार्यकर्ताओं को पालन करना ही पड़ता है। उसके आगे देश हित नहीं रह जाते हैं। तो जो ये छोटा सा समूह अपने हितों के लिए जो डिसीजन लेता है वही आगे जाकर मानना पड़ता है। तो ऐसे में सिर्फ दल के हितों की ही बात होती है, सामाजिक कल्याण कहीं ना कहीं दूर हो जाता है। तो इससे क्या है, हम कह सकते हैं कि सामाजिक कल्याण न होकर दल का कल्याण होता है। पांचवा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि राजनीतिक दल भ्रष्टाचार फैलाते हैं। यह हमें अच्छे से पता है कि भ्रष्टाचार कैसे फैलाते हैं। देखिए, जब इलेक्शंस होते हैं तो भ्रष्ट साधनों का चुनाव में ये इस्तेमाल करते हैं। धन को इकट्ठा करना है तो वो चंदा करेंगे, बड़े बड़े अमीर लोगों को के सामने हाथ फैलाएंगे कि हमें चंदा दो। वो चंदा ले लेते हैं। चंदा लेने के बाद जब वो जीत जाते हैं इलेक्शन में, खूब पैसा खर्च करते हैं, लोगों के मतों को खरीदते हैं, लोगों को खरीदते हैं। ऐसे में वो जीत जाते हैं, आगे सदन में पहुंच जाते हैं। तो सदन में पहुंचने के बाद जिन अमीर लोगों से उन्होंने चंदा लेकर चुनाव लड़ा था, बहुत सारी धनराशि लेकर चुनाव लड़ी थी, तो वे उन अमीर लोगों, उन उद्योगपतियों, उन व्यापारियों को लेकर ही काम करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि वो उद्योगपति और व्यापारी उनके ऊपर दबाव डालते हैं कि अगर आपने हमसे चंदा लिया, आपने हमसे इतना पैसा लिया इलेक्शन के दौरान, अब हमारे हितों की तरफ ध्यान दो। तो ऐसे में जो लोगों के लिए वो चुनकर गए हुए हैं, लोगों के कल्याण के लिए चुनकर गए हैं, उनका काम करने के बजाय वो उद्योगपति और व्यापारियों के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। बड़े बड़े जो औद्योगिक घराने उनके हाथों की कठपुतलियां बन जाते हैं। ऐसे में वो फिर भ्रष्टाचार फैलाएंगे और बड़े लोगों से चंदा मिलने के बाद केवल उन्हीं के हितों की बात वो करते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचार, ज़्यादा धन एकत्रित करके या फिर किसी तरह से भ्रष्ट साधनों का इस्तेमाल करके वो कुछ विशेष लोगों के हितों की पूर्ति करेंगे, आम लोगों की नहीं। तो इस तरह से क्या है, ये जो बदला होता है, लेन देन होता है आपस में, तो यही आगे जाकर राजनीति को भ्रष्ट कर देता है। फिर अगर हम छठे पॉइंट की बात करें कि राजनीतिक दलों में शक्ति का केंद्रीकरण, यानी कि राजनीतिक दल जो होते हैं लोकतांत्रिक नहीं होते, यानी कि सभी को वहाँ पर समानता नहीं है, व्यक्तिगत
स्वतंत्रता को वहाँ पर कुचल दिया जाता है, क्योंकि दल का प्रत्येक सदस्य को दल के कठोर अनुशासन मानने पड़ते हैं। दल के जो कुछ लोग होते हैं शक्तिशाली, उनके आदेशों का पालन करना पड़ता है। ये शक्तिशाली लोग हाई कमान कहलाते हैं, जिन्हें उच्च कमान या हाई कमांड भी कहते हैं। ये जो आम जो दल के लोग होते हैं उनके स्वतंत्र विचारों का इतना ध्यान नहीं देते हैं, उनके विचारों को वो कुचल देते हैं। तो इस तरह से जो हाई कमान होता है, निम्न स्तर के जो लोग होते हैं उनके स्वतंत्र विचारों को, उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को वो कुचल देते हैं। इस तरह से शक्ति का केंद्र होता है, शक्ति जो है कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित हो जाती है। और जो छोटे कार्यकर्ता होते हैं वो बड़े नेताओं के आदेशों को पालन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि ये जो बड़े नेता है यही शक्ति का केंद्र होते हैं। ये चाहे अच्छा आदेश दे, गलत आदेश दे, ये प्रत्येक व्यक्ति को, दल के प्रत्येक व्यक्ति को मानने पड़ते हैं। इससे क्या होगा कि देश हित में कार्य न होकर उस दल हित में कार्य होंगे, लोगों के लिए कार्य न होकर केवल उन शक्तिशाली लोगों के लिए कार्य होंगे। फिर जयप्रकाश नारायण इस दल विहीन लोकतंत्र की इसलिए भी बात करते हैं कि भारत की जो चुनाव प्रणाली है वो बहुत ही दोषपूर्ण है। इसमें बहुमत के शासन का प्रचलन है, यानी कि अगर 100 वोट डले हैं, 100 में से जिसको 51 वोट मिल गए, या फिर यूँ कहे मान लीजिए 100 में से जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल गए, 100 में से मान लीजिए किसी को 20 वोट मिले जो कि नंबर 1 है, तो वो भी चुना जाएगा, वो ही जीता जाएगा। बाकी के जो 80 लोग हैं, वो 80 लोग क्या विचार रखते हैं, उन्होंने वोट कहाँ कहाँ दिया है, वोट उनका बंट गया है, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। मान लीजिए 100 वोट हैं और उन 100 वोटों को पाने के लिए, जीतने के लिए 10 लोग खड़े हुए हैं। 10 में से किसी को 2 वोट मिले हैं, किसी को 15 वोट मिले हैं, किसी को 19 वोट मिले, लेकिन जो जीता है उसको मान लीजिए 21 वोट मिले हैं। तो 100 में से सिर्फ 21 लोग जिस व्यक्ति को चाहते थे वही आगे जाकर 5 साल तक शासन चलाएगा। बाकी के जो 79 लोग थे वो तो नहीं चाहते थे उस व्यक्ति को, लेकिन 79 लोग मजबूरीवश 21 लोगों की बात मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो ये कैसा लोकतंत्र है? लोगों का तो शासन सर्व सहमति पर होना चाहिए ना। तो इस तरह से क्या है कि दोषपूर्ण चुनाव प्रणाली, बहुमत के नाम पर जो है लोकतंत्र से खिलवाड़ किया जाता है। दूसरा, वो इसलिए भी इस चुनाव प्रणाली का विरोध करते हैं कि जनता और नेता के बीच का संपर्क केवल चुनाव के दौरान ही है। बाकी मतलब वो सिर्फ चुनाव के दौरान ही मिलते हैं, बाकी के 5 साल उनका आपस में कोई लेन देन ही नहीं रहता है। आपस में उनका कोई आपस में विचार विमर्श ही नहीं होते हैं। फिर 8वां पॉइंट लिख सकते हो कि दल व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरुद्ध है। ये मैं इसलिए बार बार इस पॉइंट को, आपकी बुक में नहीं है, मैं आपको 8वां और 9वां पॉइंट अपनी तरफ से मेंशन करवा रही हूँ कि जो दल होते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को चलते, यानी कि दल के अंदर का जो आम व्यक्ति होता है काम करने वाला, उसकी क्या भावनाएं हैं, उनके क्या विचार हैं, उनको वो नहीं सुनते, उनके विरुद्ध वो काम करते हैं, उनको मजबूर कर देते हैं अपने आदेशों का पालन करने के लिए। 9वां पॉइंट ये कि दल जो होते हैं वो सामाजिक व राजनीतिक बुराई का केंद्र बन जाते हैं समय पर। मैंने बताया कि ये भ्रष्टाचार फैलाते हैं, लोगों के वोटों को खरीदते हैं। लोग जो चाहते हैं, जिस इच्छा से वो जिस व्यक्ति को वोट डालना चाहते हैं, पैसों के लालच में आकर वो उस व्यक्ति को वोट न देकर अपनी तरफ वोट खींच लेते हैं। तो बहुत सारी सामाजिक राजनीतिक बुराइयां दलों की वजह से आ गई। तो इन जो 9 पॉइंट्स हैं, इनके आधार पर जयप्रकाश नारायण दल विहीन लोकतंत्र चाहते हैं। लेकिन जयप्रकाश नारायण के भी इन विचारों का कुछ आलोचनात्मक मूल्यांकन हम कर सकते हैं। जैसे जयप्रकाश नारायण के सबसे पहले आलोचना दल विहीन लोकतंत्र की ये कही जा सकती है कि राजनीतिक दलों के कुछ महत्वपूर्ण गुण भी होते हैं। ऐसा नहीं कि इनमें सारे अवगुण ही भरे हुए हैं। आम लोगों में जो राजनीतिक समझ है वो राजनीतिक दल ही लेकर आते हैं। लोगों को किस तरह से अपने वोट का इस्तेमाल करना है, लोगों के क्या अधिकार है, लोगों के क्या कर्तव्य है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये दल ही जागरूकता लेकर आते हैं लोगों के अंदर। 5 वर्ष में उन्होंने अपने वोटों का इस्तेमाल कैसे करना है, कौन व्यक्ति उनके लिए ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है, ये जो चीज़ है दल की वजह से ही ये समझ पैदा होती है आम व्यक्ति में। इसलिए भी राजनीतिक दल का बहुत ही ज़्यादा जो है समर्थन करने की बात करते हैं, जो जयप्रकाश नारायण के दल विहीन लोकतंत्र की आलोचना करते हैं। दूसरी आलोचना इनकी ये बात पर कही जा सकती है कि दल हित जो लोकतंत्र की समाज
दल रहित समाज लोकतंत्र की जो रूपरेखा प्रस्तुत की है जयप्रकाश नारायण में, वो वास्तव में लागू होने की संपूर्ण ही नहीं है। जैसे जयप्रकाश नारायण ने कहा था, पहले सर्वोत्तम सेवक होंगे, फिर ग्राम के आधार पर चुने जाएंगे, फिर मंडल के आधार पर, पंचायतों के आधार पर, फिर जिला, फिर स्टेट, फिर देश के आधार पर लोग चुने जाएंगे और सर्वसहमति पर चुने जाएंगे। तो आलोचनाकर्ता कहते हैं कि इस तरह की सर्वसहमति होना बहुत ही मुश्किल है। इस भौतिकवादी युग में लोगों की बहुत सारी इच्छाएं हैं, वो देखते हैं कि कौन उनकी इच्छाएं सबसे ज़्यादा पूरी करेगा, वो उसी व्यक्ति की तरफ झुक जाते हैं। सर्वसहमति इतने बड़े देश में बनाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। तो इस आधार पर भी जयप्रकाश नारायण के लोकतंत्र की आलोचना की जाती है कि जो वो रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं, जो ड्राफ्ट मॉडल तैयार करते हैं, छः ढांचे का, जो मैं ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर चुके, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से आप 9 पॉइंट्स लिखने के बाद एक पैराग्राफ में या फिर 2 पॉइंट्स के तौर पर आलोचना भी कर सकते हैं जयप्रकाश नारायण के विचारों की। थैंक यू।